हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी सीक्रेट एस्पिरेंट पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी मेहनत के साथ अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे दोस्तों। तो जैसा कि थंबनेल भी है, आप देख ही रहे होंगे, फोरम आईएएस का टेस्ट सीरीज़ है। तो दोस्तों आज ये वीडियो जो है वो टेस्ट सीरीज़ के ऊपर है। एक्चुअली मैं एक टेस्ट सीरीज़ करवाने वाली हूँ और आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि मैंने फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज़ को क्यों चुना, क्योंकि ज़्यादातर तो लोग विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ करवाते हैं दोस्तों। इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ करवाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टीचर होंगे जिन्होंने विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ करवाई होगी दोस्तों, तो आप प्लीज़ वहाँ से उसको देख लीजिएगा। और मैं थोड़ा सा अलग कर रही हूँ, फॉरम टेस्ट सीरीज़ लगवा रही हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेटर तरीके से हो जाए दोस्तों। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आपका टाइम, एफर्ट और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको मिले। और टेस्ट सीरीज़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आप भी जानते होंगे। वैसे तो टेस्ट सीरीज़ से पहले शुरुआत में बच्चे बहुत डरते हैं, लेकिन दोस्तों इसे डरना नहीं है। थोड़ा सा टफ तो है लेकिन करना ही पड़ेगा। अगर ये एग्ज़ाम को पास करना है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसका, तो करना ही पड़ता है। इसीलिए मैंने फोरम टेस्ट सीरीज़ को चुना है, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छे टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों। और मतलब कि सभी सब्जेक्ट के अलग अलग है। अगर हिस्ट्री का है तो सिर्फ हिस्ट्री चल रहा है, पॉलिटी का है तो सिर्फ पॉलिटी का चल रहा है, और यदि अगर इकोलॉजी का है तो इकोलॉजी का है। यहाँ तक कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी अलग अलग टेस्ट सीरीज़ हैं। इसलिए मैंने फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज़ को चुना है दोस्तों, कि ताकि मैं इस पर कुछ वीडियो बनाऊं। और दोस्तों मेरे लिए आपका टाइम एफर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज तो बहुत सारे टीचर करवा रहे हैं, तो उसको आप वहाँ से देख लीजिएगा। और मैं इसलिए फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेटर हो जाए। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि आपको ही पता है इसमें बहुत टाइम लगता है दोस्तों, बहुत 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 ज़्यादा टाइम और बहुत एफर्ट लगता है दोस्तों। अभी तो मैं अपने घर पे भी नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं भी रेंट पे रह रही हूँ और मुझे यहाँ काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों बनाने में वीडियो। और इसमें यदि आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे दोस्तों तो जाहिर सी बात है डिमोटिवेशन होना तो मतलब नॉर्मल बात है दोस्तों। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो को देखते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँ, ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट देती रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और दोस्तों आप एक लाइक सब्सक्राइब भी दे सकते हो, आफ्टर ऑल इससे ज़्यादा क्या ही मिल सकता है। इतना टाइम लगाने का, इतना एफर्ट देने का, इससे ज़्यादा आप क्या ही दे सकते हो। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त होते हैं जो लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं उनकी क्या दुश्मनी है, और जैसा लगता है लाइक सब्सक्राइब से क्या ही हो जाएगा दोस्तों। मेरी वीडियोस को मैंने पहले भी कई बार बताया है, मेरी वीडियोस को 99% लोग नॉट सब्सक्राइबर्ड लोग देखते हैं और सिर्फ 1% लोग ही सब्सक्राइबर्ड लोग देखते हैं, जो कि एक बहुत ही बकवास आंकड़ा है, ख़राब आंकड़ा है। कम से कम जो वीडियो देखते हैं उनको ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि मतलब वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो मेरी ये दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप देखते हैं वीडियोस तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप देख ही रहे हैं मेरा वीडियो बनाना भी कितना कम हो गया है। पहले मैं जहाँ एक दिन में 2-3 वीडियो बनाती थी, अब तो मतलब ऐसा हो गया कि वीक में मुश्किल से 2 या 3 बनते हैं। पहले दिन में 3 बनाती थी। तो उसका कारण यही है, डिमोटिवेशन, क्योंकि बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही तो कमेंट में कुछ बताते भी हैं। कमेंट भी करते हैं तो उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है उस पर कोई कमेंट नहीं आता, बल्कि इधर उधर की बातें पूछते हैं कि कौन से मतलब कहाँ पढ़ रहे हो, किस क्लास में हो, कहाँ से लाया। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती, ये सब नहीं पूछना चाहिए। आप पढ़ाई के बारे में पूछिए, वो सब ज़्यादा बेटर होता है। तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं अपने टेस्ट सीरीज़ पे। वैसे भी आज टेस्ट सीरीज़ है, वीडियो शायद थोड़ा बड़ा ही हो जाएगा, तो टेस्ट सीरीज़ पे चलें। और दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है इससे आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, नया कंटेंट मिलेगा। और वैसे भी टेस्ट सीरीज़ से बहुत मतलब आप टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे ना तो आप खुद ही ये चीज़ों को महसूस करेंगे कि जो याद करने की हमारी क्षमता है ना, जो पुरानी पढ़ी हुई चीज़ों को रिवीजन करने का, रिकॉल करने का जो हमारी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होती है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर से ज़रूर टेस्ट सीरीज़ लगाएं। अगर आप इस साल देने वाले हैं तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर अगले साल भी देने वाले हैं तो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि किताबें हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटका देती है, किस तरह से पढ़ना है वो चीज़ें हमें समझ नहीं आती। तो जब तक आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं देखते हैं तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, किताब में कौन सी चीज़ें याद रखनी है। पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन याद कितना रखना है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो टेस्ट सीरीज अगर आप किसी में भी पढ़ रहे हैं, अगर आप बिगनर्स भी हैं तो भी लगाने चाहिए मुझे लगता है। और यदि आप एडवांस स्टूडेंट हैं तो फिर आपकी इसकी इंपॉर्टेंस तो आप खुद ही समझते होंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने टेस्ट सीरीज पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज है और ये लेवल 1 ही है, 2024 की ही है।
और टेस्ट नंबर 36 है, मतलब टेस्ट सीरीज जो प्रोवाइड किया है ना उसका 36 है, लेकिन ये मेरा टेस्ट सीरीज का फर्स्ट ही वीडियो है। और इसमें थोड़ा सा मतलब आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ मतलब आर्ट एंड कल्चर ही है, बाकी और दूसरे टेस्ट सीरीज में सभी सब्जेक्ट है, मतलब हर सब्जेक्ट के मिलेंगे आपको, सभी अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे। अगर पॉलिटी के ही तो सिर्फ पॉलिटी, हिस्ट्री है तो सिर्फ हिस्ट्री, और यदि क्या बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल है तो सिर्फ उन्हीं की। तो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज लगी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं फॉर्माइज की टेस्ट सीरीज ही करवाऊँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। दोस्तों आप मेरे शब्दों में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट बोलती हूँ और किसी को स्लो भी लग सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे एडवांस होते हैं तो उन्हें स्लो भी लगता है। लेकिन दोस्तों अगर इससे ज़्यादा फास्ट बोलेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए लेकिन फिर भी थोड़ा मेरा फास्ट ही है, मैं थोड़ा फास्ट ही बोलती हूँ, तो आप मेरे शब्दों पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपको चीज़ें और ज़्यादा बेटर समझ में आए। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। पहला है मिताक्षरा उच्च जातियों के लिए नागरिक कानून था और दयाभागा निचली जातियों के लिए नागरिक कानून था। दूसरा स्टेटमेंट है मिताक्षरा प्रणाली में पुत्र पिता के जीवन काल के दौरान ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं, जबकि दयाभागा प्रणाली में पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं। मिताक्षरा प्रणाली एक परिवार के केवल पुरुष सदस्यों द्वारा रखी गई संपत्ति से संबंधित मामलों से संबंधित है, जबकि दयाभागा प्रणाली एक परिवार के पुरुष और महिला दोनों सदस्यों द्वारा रखी गई संपत्ति से संबंधित मामलों से संबंधित है। दोस्तों इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, मैं बता दूं आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि जो मिताक्षरा जो मतलब उच्च जातियों के लिए नागरिक कानून नहीं, हिंदू कानून का सबसे पुराना स्कूल है। मिताक्षरा जो है वो हिंदू कानून का सबसे पुराना स्कूल है, तो इसलिए पहला वाला जो है वो गलत हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है मिताक्षरा प्रणाली में पुत्र पिता के जीवन काल के दौरान ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं, जबकि दयाभागा प्रणाली में पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मिताक्षरा वंशानुगत पद्धति के अनुसार जन्म से ही पिता की संपत्ति में अधिकार पिता के जीवन काल के दौरान ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो है मिताक्षरा प्रणाली पुरुष सदस्य द्वारा रखी गई है, महिला दोनों सदस्य द्वारा रखी गई संपत्ति संबंधित मामलों संबंधित है। दोस्तों ये तीसरा गलत है। जो सॉरी दोस्तों, एक्चुअली मैंने अलार्म लगा रखा था किसी चीज़ का, आई एम सॉरी। तो जो मिताक्षरा प्रणाली है दोस्तों वो हिंदू कानून का सबसे पुराना स्कूल है, और ये असम और पश्चिम बंगाल को छोड़कर भारत में प्रचलित है, यानी कि असम और बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में प्रचलित है मिताक्षरा जो है। और दयाभागा जो है वो हिंदू कानून का भी महत्वपूर्ण स्कूल है, जो मुख्य रूप से असम और पश्चिम बंगाल में ही प्रचलित है, यानी भारत में नहीं प्रचलित है, सिर्फ असम और पश्चिम बंगाल में ही प्रचलित है दयाभागा। और दोस्तों ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल ही यूपीएससी एग्जाम में आया था, मुझे लगता है 3 या 4 साल पहले का होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ एग्जैक्टली किस ईयर का है, लेकिन 2-3 साल पुराना ही है, आया था ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, तो मैंने इसका आंसर क्या बताया दोस्तों, मैंने इसका आंसर बताया आपको इसका आंसर बी है दोस्तों, केवल बी, सिर्फ बी ही इसका आंसर है, केवल बी ओनली। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संगीत से संबंधित पुस्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है चतुर्दंडी प्रकाशिका, लेखक है वेंकट माखिन। दूसरा है बृहदेशी, लेखक है मतंग मुनि। और तीसरा है संगीत रत्नाकर, लेखक है नंदा। उपरोक्त में से कितने जोड़े सुमिलित हैं। तो दोस्तों इसका आंसर बी है, केवल 2 जोड़े ही सम्मिलित हैं। पहला जो है वो बिल्कुल सही सम्मिलित है दोस्तों, चतुर्दंडी प्रकाशिका का वेंकट माखिन ही इसके लेखक है, और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मतंग मुनि ही बृहदेशी के लेखक हैं। तो इसका आंसर मैंने क्या बोला, इसका आंसर मैंने बोला बी। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के आंध्र प्रदेश के एक नृत्य कुचिपुड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए।
पहला स्टेटमेंट है, यह नृत्य समूह में ही किया जाता है। इस नृत्य शैली में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों विषयों के तत्व शामिल है। दिवंगत बिरजू महाराज कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध प्रस्तावक थे। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें से केवल एक ही कथन सही है और वो कथन है 2। इस नृत्य शैली में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों विषयों के तत्व शामिल हैं। केवल इसका क्वेश्चन स्टेटमेंट दूसरा ही सही है, बाकी दोनों गलत है। दोस्तों आप देख रहे होंगे मैं कहीं कहीं पे थोड़ा सा बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं वही चीज़ें आपको बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आर्ट एंड कल्चर कुछ ऐसा भी है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी है, और वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझ जाएंगे उसको। अगर आपको पढ़ना है तो इसका सिलेबस है, काफ़ी टाइम लगता है उसको पढ़ने में। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो देखेंगे या मैं आपको छोटी छोटी बीच की स्टेटमेंट बता दूँ तो हो सकता है आप थोड़े से कन्फ्यूज हो जाएं, इसलिए मैं आपको वो नहीं बता रही हूँ जिससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। तो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा मैं कुछ छोड़ भी रही हूँ दोस्तों, मैं वही बता रही हूँ जो ज़रूरी है और जो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसके अपने सिलेबस है और उसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो तीसरा का जो आंसर है वो है ए, केवल एक स्टेटमेंट ही सही है, ओनली दूसरा वाला। तो कुचिपुड़ी ब्राह्मण धर्म के विषय को शामिल करता है। अधिकांश पाठ भागवत पुराण कहानियों पर आधारित है। इसमें श्रृंगार की प्रधानता होती है। ये थोड़ा सा था कुचिपुड़ी के बारे में, कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल वस्तुओं को ही जीआई टैग दिया जा सकता है, सेवाओं को नहीं। दूसरा स्टेटमेंट, जीआई टैग पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत पंजीकृत है। तीसरा, किसी वस्तु को दिए गए जीआई टैग की वैधता अनिश्चित समय के लिए होती है। ऊपर दिए गए कथनों में कितने सही हैं दोस्तों? तो इसका जो आंसर है जो सही है, चौथा का जो आंसर है वो है ए, केवल एक ही सही है। तो दोस्तों केवल इसमें से फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ओनली वही सही है। दूसरा स्टेटमेंट तीसरा स्टेटमेंट दोनों ही गलत है दोस्तों, क्योंकि जो जीआई टैग है वो सिर्फ वस्तुओं को दी जाती है, सेवाओं को नहीं। और जीआई टैग पेटेंट अधिनियम है वो 1999 का प्रावधानों के तहत प्रशासित है, ना कि 1970 के। और तीसरा है जीआई टैग की वैधता अनिश्चित काल के लिए होती है। दोस्तों ये सरासर गलत है, 10 सालों के लिए नहीं होती, अनिश्चित काल के लिए नहीं होती है, बल्कि 10 वर्ष के लिए होती है। 10 वर्षों के लिए अगली मतलब 10 वर्षों के लिए ही वैध होती है। उसके बाद दोबारा उसे रिन्यूअल कराना पड़ता है, और यदि उस रिन्यूअल की विफलता हो गई, यानी हमने दोबारा उसको रजिस्टर नहीं करवाया, तो वो हमारा विफल हो जाता है। जीआई टैग रजिस्टर से हटाया भी जा सकता है। और जीआई टैग की देखरेख जो है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सॉरी दोस्तों, जीआई टैग की देखरेख वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक द्वारा की जाती है दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कटक मुख हस्त मुद्रा का सही वर्णन करता है? दोस्तों 5वां का जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है हाथ का इशारा भय के बड़े स्तर को दर्शाता है। दूसरा है भगवान शिव के बालों में अर्धचंद्र को दर्शाने वाला हाथ का इशारा। तीसरा है हाथ का इशारा दृढ़ता को दर्शाता है। एक हाथ का इशारा जो प्रतीक ओम का प्रतीक है। तो दोस्तों 5वां का आंसर है वो डी है, केवल एक हाथ का इशारा जो प्रतीक ओम का प्रतीक है। दोस्तों ये हस्त मुद्रा का है, कुछ थोड़ा सा इसका मतलब अपना कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, आप देख लीजिएगा कहीं पर। वैसे कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़्यादातर तो नहीं आते। तो मैंने बोला कि 5 का जो आंसर है वो डी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की शास्त्रीय और लोक संगीत शैलियों के संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। संगीत शैलियाँ और दूसरी तरफ है विशेषताएं या उद्देश्य। अभंग, भक्ति गीत भगवान विठोबा की स्तुति के लिए समर्पित है और भटियाली प्रकृति और दैनिक जीवन का वर्णन करने के लिए बंगाल में नाविकों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। और शबद गुरुद्वारों में गाए जाने वाले भक्ति गीत या भजन है। उपरोक्त में से कितने युग्म सही है, सुमेलित है? तो दोस्तों छठा का जो आंसर है वो सी है, क्योंकि तीनों की तीनों एकदम सही सुमेलित है। तो दोस्तों छठा का आंसर सी है, तीनों की तीनों एकदम सही है। सुगम संगीत, सुगम संगीत भक्ति संगीत की एक शैली है जो शास्त्रीय और लोक तत्वों का मिश्रण है। अभंगा, भटियाली और शोपना संगीतम सुगम संगीत की श्रेणी है। अभंग मराठी भाषा में भक्ति गीत है। कृष्ण रूप विठोबा की पूजा की जाती है। तो चलिए दोस्तों हम फिर से आगे बढ़ते हैं। तो छठा का आंसर मैंने बोला सी, तीनों के तीनों एकदम सही है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 7वां का, निम्नलिखित वस्तुओं पर विचार करें। हमाराम, पांडम, तवलोपुआन, दार्जिलिंग ऑरेंज, मालवानी व्यंजन, उपरोक्त में से कितने वस्तुओं को भारत में भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों इसमें से केवल इसका जो आंसर है वो है बी। केवल तीन ही मतलब हैं जिनमें जीआई टैग दिया गया है। और वो तीन कौन कौन से हैं दोस्तों? तो वो तीन हैं, पहला है पौंडम सही है, सॉरी दोस्तों, पहला है हमाराम सही है, दूसरा पौंडम भी सही है, और तीसरा स्टेटमेंट जो है तवलोपुआन वो भी सही है। दार्जिलिंग ऑरेंज ये गलत है दोस्तों, इसको नहीं मिला है। और पांचवा मालवनी व्यंजन, इसको भी नहीं है। तो तीन ही है सिर्फ, इसका आंसर हुआ हमारा बी। सॉरी दोस्तों, कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है। इसका आंसर है ओनली बी। और दोस्तों मैं बता दूं एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, 15 सितंबर 2003 को भारत में लागू पहला जीआई टैग जो है पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग चाय को प्रदान की गई थी। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे स्टार्ट ही हो गया, और अब तक तो काफ़ी सारी वस्तुओं को जीआई टैग दिया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, भारत में छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है यह मुख्यतः दक्षिण भारत में किया जाता है। दूसरा, इसे रात में खुले स्थान पर पारंपरिक और लोक धुनों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा, इसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो जो दोस्तों 8वां का आंसर है वो है बी, केवल 2। दोस्तों केवल 2 ही सही है। और इसमें से कौन सही है? तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला जो है वो गलत है। दक्षिण भारत में नहीं किया जाता बल्कि ये मतलब सभी तरफ किया जाता है, तो ये वाला गलत है। बाकी दोनों तो सही है। क्वेश्चन है 9, दक्षिण भारत की थिएटर परंपरा यक्षगान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यक्षगान स्वभाव से सरल है, इसमें किसी भी टोपी या विस्तृत वेशभूषा के उपयोग से परहेज किया जाता है। ओबैया मंत्री, दूसरा स्टेटमेंट है ओबैया मंत्री द्वारा लिखित गरुड़ चलम एक लोकप्रिय यक्षगान नाटक है। दोस्तों इसमें से जो आंसर है 9 का जो आंसर है वो है बी, केवल 2। पहला गलत है दोस्तों, यक्षगान जो है वो सरल नहीं है बल्कि ये काफ़ी मुश्किल होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, सरल नहीं है ये, इसलिए केवल 2 सही है। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निरुक्त वेदांग विभिन्न वैदिक शब्दों का अर्थ प्रदान करता है। कल्प वेदांग, दूसरा स्टेटमेंट है कल्प वेदांग में वैदिक यज्ञ करने के लिए प्रक्रियात्मक कोड शामिल है। तीसरा स्टेटमेंट है 6 वेदांग वैदिक भाषा के व्याकरण से संबंधित है। तो दोस्तों 10वां का जो आंसर है वो है सी, 6 वेदांग वैदिक भाषा के व्याकरण संबंधित है। और चौथा स्टेटमेंट है शिक्षा वेदांग वैदिक मंत्रों के सही उच्चारण के लिए नियम स्थापित करता है। और इसका आंसर सी है दोस्तों, केवल 3 ही मतलब इसमें से सही है। और वो 3 कौन कौन से सही हैं? तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा निरुक्त वेदांग वाला वो सही है। दूसरा है कल्प वेदांग में वैदिक यज्ञ करने के लिए प्रक्रियात्मक कोड शामिल है, दोस्तों ये भी सही है। तीसरा जो है 6 वेदांग वाला छंद वेदांग वैदिक भाषा के व्याकरण से संबंधित है, दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। चौथा स्टेटमेंट शिक्षा वेदांग वैदिक मंत्रों के सही उच्चारण के लिए नियम स्थापित करता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11, कामंदक का नीतिसार किसमें योगदान है? दोस्तों 11 का जो आंसर है वो है सी, राजनैतिक नैतिकता। और वैसे भी इसमें और जितने भी ऑप्शन है दोस्तों वो सब आप देखते तो भी समझ जाते हैं कि ये सब नहीं हो सकता। तर्क और दर्शन ये सब नहीं होते, व्याकरण नहीं हो सकता, गणित हो सकता था, लेकिन कामंदक का जो है वो राजनीतिक नैतिकता ही है। कामंदक का नीतिसार शासन कला और राजनीतिक नैतिकता पर एक संस्कृत ग्रंथ है। रचना 7वीं शताब्दी कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप याद रखिएगा, कामंदक का जो है नीतिसार वो रचना 7वीं शताब्दी कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। नीतिसार 20 अध्यायों में विभाजित है। नीतिसार जो है वो 20 अध्यायों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय कठपुतली के निम्नलिखित रूपों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है तोगली गोम्बेट्टा, दूसरा पावाकुत्तू, तीसरा बोमालट्ठम, चौथा है थोलू बोमालत्ता, पांचवा है रावण छाया। भारतीय कठपुतली के उपरोक्त प्रकारों में से कितने को छाया कठपुतली में वर्गीकृत किया जाता है? दोस्तों कठपुतली काफ़ी एक मतलब प्रचलित नृत्य है, आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ, जो राजस्थान में काफ़ी प्रचलित थी और अभी भी राजस्थान में ही ज़्यादा है। और कठपुतली भी 3 प्रकार की होती है, एक छाया कठपुतली थी, एक थोड़ा बड़े आकार वाली थी,
और एक मतलब नॉर्मल थी, वो मतलब सामने आते थे। एक छाया वाली होती है ना, छाया के साथ बताते हैं, मतलब पर्दे पे बताते थे। और एक मतलब कठपुतली के साथ ही नृत्य होता है। तो कठपुतली नृत्य भी 3 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बी, केवल 3 सही है। तो इसमें से कौन कौन सही है? केवल 3 सही है दोस्तों, बी सही है। केवल 3 कौन कौन से सही हैं? तो पहला वाला जो है वो गलत है, वो छाया कठपुतली से संबंधित नहीं है। ओ दोस्तों सॉरी सॉरी, पहला वाला सही है, मैंने दूसरा पढ़ लिया, पावा कुत्तू पढ़ लिया था, सॉरी। पहला वाला जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि तोलू गुम बैठा। पावा कुत्थू गलत है दोस्तों। ये वाला जो है वो छाया कठपुतली में नहीं आता। तीसरा जो है बोमा लट्ठम, ये भी छाया कठपुतली में मतलब नृत्य नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। चौथा सही है दोस्तों, थोलू बम लत्ता, ये भी सही है। और रावण छाया तो काफ़ी फेमस है कठपुतली नृत्य में, शायद आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ंत तराना और गत भाव आम तौर पर भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रदर्शन से जुड़े हैं? 13वां क्वेश्चन है। पहला है कथक, दूसरा है सत्रिया, तीसरा है कथकली और चौथा है ओडिसी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ए, और काफ़ी सीधा सा था, इसका ऐसे भी समझ ही जाते सभी। पढ़ंत तराना और गत भाव कथक के प्रदर्शन के दौरान उपयोग किए जाने वाले तत्व हैं, जो भारत में उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक नृत्य रूप है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी बता दूं। और 14 का जो है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 14 का जो क्वेश्चन है वो है पंचतंत्र के प्रसिद्ध रचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह एक दार्शनिक रचना है जो उस समय की बहसों को दर्शाता है और प्रतिद्वंदी पदों का खंडन करता है। दूसरा है, ऑप्शन है, यह एक औपचारिक विज्ञान के रूप में भाषा विज्ञान की शुरुआत करने वाला रचना है। तीसरा है, यह प्राकृतिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विकास पर चर्चा करने वाला एक रचना है। और डी है हमारा, यह एक रचना है जो चित्रण के माध्यम से बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और इसका आंसर दोस्तों डी ही है, यह एक रचना है। पंचतंत्र जो है वो एक रचना है जो चित्रण के माध्यम से बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पंचतंत्र की प्रसिद्ध रचना है, यह एक रचना है जो कि मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं उसे संबंधित है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मैंने क्या बोला? मैंने डी बोला, इसका आंसर ओनली डी है। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 15। तो 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। वसुदेव कुटुंबकम वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों आपको ही पता होगा, आपने कई बार पढ़ा होगा, ये तो काफ़ी चर्चा में भी रहता है। इसका आंसर बी है, ये महाउपनिषद से लिया गया है। इसका आंसर बी है, ये महाउपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में सरासैनी, सौरसैनी और पैसाची शब्द क्या दर्शाते हैं? इसका पहला ऑप्शन है उत्तर पश्चिम भारत के नृत्य रूप, बी है बौद्ध धर्म के धार्मिक संप्रदाय, या फिर सी है प्राकृत भाषा की क्षेत्रीय बोलियां, और डी है जैन विद्वानों द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका जो आंसर है 16 का जो आंसर है वो है सी, प्राकृतिक भाषा की क्षेत्रीय बोलियां हैं। शायद आपने इसके बारे में कहीं पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा है तो कोई नहीं, ये प्राकृतिक भाषा की क्षेत्रीय बोलियां हैं दोस्तों। सरासैनी और सौरसैनी और पैसाची या पैसाची शब्द प्राकृतिक भाषा की क्षेत्रीय बोलियां हैं। उपयोग 4 या 5 शताब्दियों दक्षिण एशिया राजवंशी शिलालेखों में ज़्यादा होता था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह रचना सबसे पुराना तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की अगली कड़ी है। यह बौद्ध धर्मशास्त्र का प्रभाव वाला एक बौद्ध ग्रंथ है। यह लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया। यह इस रचना का शीर्षक पाठ के 2 प्रमुख पात्रों कोवलन और माधवी की बेटी का नाम भी है। यह विवरण है दोस्तों, ये कहानी काफ़ी प्रचलित है, आप भी जानते होंगे। इसका आंसर है सी, मणिमेखले, जो इसकी बेटी का भी नाम था, जो कोवलन और माधवी की बेटी का भी नाम था और इस किताब का भी नाम है। तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। मणिमेखलाई आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि सबसे पुराने तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की अगली कड़ी है, मतलब पहले शिल्पाधिकारम लिखी गई, उसकी अगली कड़ी है वो मणिमेखलाई है, और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। काफ़ी फेमस कहानी है दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे शिल्पाधिकारम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी ना कभी, और अगर कभी क्वेश्चन आप पूछे जाए सीधे तौर पे, लेकिन ऑप्शन में कई बार एलिमिनेट करने के काम आ जाते हैं। तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा, गूगल वगैरह या क्रोम पे या यूट्यूब पे ही देख लीजिएगा। मध्यकालीन
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है कवि, लेखक और साहित्यिक कृतियाँ। तो पहला है नंदी थिम्मन, पांडुरंगा महात्म्य। दूसरा है तेनाली रामकृष्ण, पारिजात पाहरनम। तीसरा है अयालू राज रामभद्रु, राजशेखर चरित्र। ऊपर दिए गए कितने युग्म सही है दोस्तों? तो इसका आंसर डी है कि इसमें से कोई भी सही नहीं है, सबके सब गलत है दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय 1509 से 1529 का शासनकाल तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय में अष्टदिग्गज थे। कृष्णदेव राय शायद आप दोस्तों जानते होंगे ये किससे संबंधित है, आपको पता होगा। कृष्णदेव राय की बहुत मतलब उनके राजपाट पे बहुत बड़ा आक्रमण हुआ था। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके जो टूटे फूटे मतलब महल वगैरह हैं या उन्होंने जिनका निर्माण करवाया था अपने राज्य में, उनके टूटे फूटे अस्थियों को भी यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया है दोस्तों। मतलब वर्ल्ड क्या उसको बोलते हैं ना, मुझे याद नहीं आ रहा है थोड़ा सा। मतलब यूनेस्को साइट होता है ना, साइट नहीं, वो उकेलॉजी वाला नहीं, वो हिस्ट्रिकल वाला होता है ना, जो भारत की संपत्ति वाला एक देते हैं, वो मतलब उसमें शामिल है। तो आप उसके बारे में देख लीजिएगा, कहीं भी दिख जाएगा, यूट्यूब में भी देख सकते हैं, मोबाइल वगैरह में देख सकते हैं, किताबों में भी इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। टूटे फूटे हैं दोस्तों, उन पर बहुत मतलब बहमनियों का आक्रमण हुआ था, जो कि बहुत ही नृशंस था, बहुत बड़ा हुआ था, क्योंकि बहमनी में 4 राज्य थे और विजयनगर तो एक ही था, तो इस वजह से काफ़ी इनको नुकसान हो गया था। तो इनकी भी कहानी काफ़ी फेमस है, आप देख लीजिएगा एक बार यूट्यूब पे या फिर किताबों में भी इसके बारे में है। और दोस्तों ये जो नदी थिम्मन है, नदी थिम्मन ने 16वीं शताब्दी ईस्वी परिजात रनमन लिखा था। दिव्य परिजात वृक्ष को लेकर कृष्ण, उनकी पत्नियों रुक्मणी और सत्यभामा के बीच संघर्ष की कहानी पर आधारित है दोस्तों। और ये जो तेनाली रामकृष्ण ने 16वीं शताब्दी ईस्वी में पांडुरंगा महात्म्य लिखा था, ना कि ये लिखा है, बल्कि वो उन्होंने दूसरा लिखा था, पांडुरंगा महात्म्य लिखा था, यानी कि उल्टा दिया हुआ है ऑप्शन, तो इस वजह से ये युग्म मेल नहीं खा रहे हैं। तो इसका आंसर मैंने क्या बोला, मैंने 18 का आंसर बोला डी, इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19, अकबर के दरबार के निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भास्कराचार्य की लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, आप भी जानते होंगे, फैजी जो है, अबुल फजल, जो कि नवरत्नों में शामिल था, शायद फैजी भी शामिल था नवरत्नों में। ये अबुल फजल का बड़ा भाई है फैजी, तो इन्होंने ही लिखा था। अकबर के दरबार में भास्कराचार्य की लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था फैजी ने, तो इसका आंसर होता है बी। चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो संगीत की ख्याल शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है वो है ख्याल रचनाओं को बंदिश कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है ख्याल संगीत का विषय केवल सूफीवाद की विरासत तक ही सीमित है। तीसरा है जौनपुर के सुल्तान हुसैन सर्की ने ख्याल प्रस्तुत करने का एक प्रकार पेश किया जिसे कलावंती ख्याल कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बी, केवल 2 ही सही है, इसमें से एक गलत है। पहला जो है सही वो बिल्कुल सही है दोस्तों, ख्याल जो रचना है वो बंदिश कहा जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत होता है दोस्तों, ये केवल सूफीवाद से रिलेटेड नहीं है, इसलिए गलत है। और तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सर्की ने ख्याल प्रस्तुत करने का एक प्रकार पेश किया जिसे कलावंती ख्याल कहा जाता है। तो तीसरा बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, सिर्फ दूसरा गलत है, जो सूफी से जोड़ दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। दोस्तों ख्याल संगीत का विषय बहुत ही रोमांटिक प्रकृति का होता है, यह ईश्वर या किसी भी विशेष राजा की स्तुति में हो सकती थी। और हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन, जो है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है अधिकांश त्यागराज कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति में भक्ति गीत हैं। दूसरा है त्यागराज ने कई नए राग बनाए हैं। चौथा है अन्नामलाई और त्यागराज समकालीन थे। चौथा स्टेटमेंट है अन्नामलाई कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में गाए जाने वाले भक्ति गीत हैं। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सी, यानी कि 1, 2, 3 बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं दोस्तों, सॉरी 1, 2, 3 तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 21 का क्वेश्चन हम देख रहे थे। तो 21 का जो ऑप्शन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अधिकांश त्यागराज कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति में भक्ति गीत है। दूसरा है त्यागराज ने कई नए राग बनाए। तीसरा ऑप्शन है अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन है।
और चौथा ऑप्शन है अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में गाए जाने वाले भक्ति गीत है। इनमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 21 का जो आंसर है वो है बी, यानी कि केवल 2 और 4 ही सही है, बाकी के जो 2 हैं वो गलत हैं। इसका आंसर केवल 2, 4 ही इसका स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा में क्या है, त्यागराज ने कई नए राग बनाए, ये बिल्कुल सही है। और चौथा जो ऑप्शन है वो है अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में गाए जाने वाले भक्ति गीत हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो है समकालीन वाला, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, वो दोनों समकालीन नहीं थे। और ये अधिकांश त्यागराज कृतियाँ भगवान कृष्ण की स्तुति में गाए गए हैं, ये भी गलत है, क्योंकि भगवान कृष्ण और राम दोनों ही थे, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और क्वेश्चन नंबर 22, भारत के निम्नलिखित लोक नृत्य पर विचार करें। नृत्य और विशेषताएं। पाइका है बिहार में फसल के दौरान अनुष्ठान नृत्य, कहानी सुनाने के प्रारूप में पश्चिम बंगाल का समूह नृत्य। मटकी जो है वो मध्य प्रदेश में त्योहारों के दौरान महिलाओं द्वारा सिर पर मटकी के बर्तन को रखकर किया जाने वाला नृत्य। और अगला है झूमर, झारखंड और उड़ीसा में फसल के दौरान किया जाने वाला एक आदिवासी नृत्य। तो दोस्तों इसमें से कौन सी युग्म सही होने चाहिए? तो दोस्तों इसमें से 3 युग्म सही है बिल्कुल, और वो है पहला वाला जो है दोस्तों वो गलत है। पाइका जो है वो बिहार में फसल के दौरान अनुष्ठान नृत्य नहीं है, तो इसलिए पहला वाला गलत हो गया। दूसरा है वो बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो जो ये मटकी वाला है वो मध्य प्रदेश के त्योहारों में महिलाएं सिर पर मिट्टी के बर्तन रखकर किया जाने वाला नृत्य है। मटका भी बोल सकते हैं, लेकिन और भी मिट्टी के बर्तन रखकर नृत्य करती थी। और झूमर जो है वो तो काफ़ी फेमस नृत्य है, झारखंड और उड़ीसा में काफ़ी प्रचलित है, फसल के दौरान किए जाने वाला नृत्य है, आदिवासी नृत्य है, लोकप्रिय फसल नृत्य है बहुत ज़्यादा। और इसमें मर्दाना झूमर भी होता है दोस्तों, जो कि मर्दाना झूमर पुरुषों का होता है, वो मेले और त्यौहार में प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन जाता है, झारखंड में काफ़ी फेमस है वहाँ पे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 23 का। तो 23 का क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है सभी सरकारी कर्मचारी पुरस्कार के पात्र हैं। दूसरा ऑप्शन है किसी व्यक्ति को उच्च श्रेणी का पद पुरस्कार तभी प्रदान किया जा सकता है जब पहले पद पुरस्कार प्रदान किए जाने के बाद कम से कम 10 वर्ष की अवधि बीत चुकी हो। एक वर्ष में दिए जाने वाले पद पुरस्कारों की अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो दोस्तों 23 का जो ऑप्शन है वो है, उसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। सभी कर्मचारी पुरस्कार के पात्र हैं, ये तो वैसे भी सही नहीं हो सकता दोस्तों, आप भी इतना तो समझते होंगे कि ये सही नहीं हो सकता, ये कैसे सही हो सकता है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को उस श्रेणी का पद पुरस्कार तभी प्रदान किया जा सकता है जब पहले पुरस्कार प्रदान किए जाने के कम से कम 10 वर्ष की अवधि बीत चुकी है। नहीं दोस्तों 10 नहीं 5 है, और वो भी अगर कुछ स्पेशल मामला है तो वहाँ पर भी थोड़ी सी छूट दी जा सकती है, तो ये भी गलत है। और तीसरा, एक वर्ष में दिए जाने वाले पद पुरस्कारों की अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं है, प्रतिबंध बहुत ज़्यादा है, टोल बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कि उसकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, एक साल में उतना दिया जा सकता है। अब उसकी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि शायद मुझे लगता है बहुत ज़्यादा था उसका, 200 के लमसम कुछ था या 100 के लमसम था, 100 और कुछ था, तो उतना बड़ा सीमा वैसे भी कोई पार नहीं कर सकता, तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ उसका होता नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। लेकिन प्रतिबंध नहीं है ऐसा नहीं है, प्रतिबंध है, हाँ उसकी संख्या थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन प्रतिबंध तो है ना, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है एक प्राचीन लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है इस लिपि को लिपियों की जननी कहा जाता है क्योंकि तमिल, कन्नड़, बंगाली आदि कई प्राचीन और आधुनिक लिपियां इसी से ली गई है। दूसरा ऑप्शन है यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। और तीसरा है उड़ीसा में कलिंग के खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख इसी लिपि का उपयोग करके लिखा गया था। निम्नलिखित में से किसका बारे में बात किया जा रहा है? तो दोस्तों 24 का आंसर ए है, ब्राह्मी लिपि। आप भी जानते होंगे, शायद थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया होगा कि ये ब्राह्मी लिपि के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस लिपि को जननी कहा जाता है और तमिल, कन्नड़, बंगाली आदि कई प्राचीन भाषाएं इसी से निकली हैं और ये बाएं से दाएं भी लिखी जाती हैं। और कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में इस लिपि का उपयोग करके लिखा गया था, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों।
तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा, बौद्ध साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंगुत्तर निकाय सूत्र पिटक का एक भाग है। दूसरा ऑप्शन है विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और विनियमों को शामिल किया गया है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। और चौथा ऑप्शन है त्रिपिटक और जातक केवल पाली में उपलब्ध है। दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो है सी, केवल 3 सही है। इसमें जो गलत है वो सिर्फ चौथा गलत है दोस्तों। पाली भाषा में नहीं है, पाली भाषा और एक और भाषा में है, 2 भाषा में है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां हैं, ये बिल्कुल सत्य है। बुद्ध की मुख्य शिक्षा या धम्म सुत्त पिटक में निहित है। 5 समग्र निकाय हैं और अंगुत्तर निकाय जो है वो 5 में से एक है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम और कानूनों के बारे में दिया हुआ है। और तीनों त्रिपिटकों का जो निर्माण है वो पाली भाषा में है। जातक संस्कृत और पाली दोनों में उपलब्ध है दोस्तों। पाली और संस्कृत दोनों में उपलब्ध है। जातक, पाली और संस्कृत दोनों में उपलब्ध है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है, टॉपिक है। इससे क्वेश्चन हमेशा देखने को कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, क्वेश्चन ऑप्शंस होते ही हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं है। तो पहला है भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों रिकॉर्ड किए गए इतिहास की 1500 से 2000 वर्ष की अवधि में उच्च प्राचीनता है। दूसरा है भाषा में प्राचीन साहित्य ग्रंथों का भंडार होता है जिसे बोलने वाली पीढ़ियां द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है। तीसरा है भाषा को वर्तमान में भारत में के लोगों द्वारा संचार के प्राथमिक साधन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। डी है भाषा की साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली जानी चाहिए। दोस्तों आपको पता है इनमें से क्या बताना, जो मानदंड नहीं है वो बताना है। यानी कि इसमें से ज़्यादातर ऑप्शन सही है, सिर्फ एक ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें गलत ही चुनना है। तो 26 का जो आंसर है वो है सी, भाषा को वर्तमान में भारत के लोगों द्वारा संचार के प्राथमिक साधन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, लेकिन इसमें मतलब सिर्फ केवल संचार के लिए नहीं है, बल्कि और भी है उसके ऑप्शंस। भाव प्रकट करने के लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, और भी कार्यों के लिए भी तो वही सब चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है, बाकी तीनों सही है। और इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शास्त्रीय संस्कृत नाटक मूल रचना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष, लेखक है इसके अश्वघोष, मतलब इसमें दिया गया है। मृच्छकटिकम सुधारक विक्रमोर्वशी कालिदास और महावीर चरित्र भवभूति। तो इसमें से जो दोस्तों सही आंसर है वो है केवल डी, सभी 4, मतलब इसका आंसर डी है। सभी चारों के चारों स्टेटमेंट एकदम सही है, सब मतलब सही मेल खा रहे हैं। सारीपुत्र प्रकरण को अश्वघोष ने लिखा है, मृच्छकटिकम को सुधारक ने, विक्रमोर्वशी को कालिदास ने, महावीर चरित्र को भवभूति ने। तो सही है। 28वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक उपशैली है। यह मिश्रित रागों पर आधारित है और आमतौर पर इसे अशास्त्रीय भारतीय संगीत माना जाता है। इसके मुख्य घराने बनारस और लखनऊ में स्थित हैं। इसका विषय मुख्य रूप से भक्ति आंदोलन से लिया गया है, जो विशेष रूप से भगवान कृष्ण के प्रति लड़की के प्रेम पर केंद्रित है। यह गायक को प्रदर्शन के दौरान रागों का उपयोग करके अधिक लचीलेपन के लिए सुधार करने की अनुमति देता है। वाराणसी की गिरिजा देवी 1929 से 2017 इस प्रकार के संगीत के महत्वपूर्ण वाहक में से एक है। इस परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संगीत का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन एलिमिनेट करना काफ़ी आसान था, इजी था। तो 28 का जो आंसर है वो है डी, ठुमरी है। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उपशैली है। मुख्य घराने बनारस लखनऊ में स्थित है। मिश्रित रागों पर आधारित है दोस्तों। रचनाएं या तो रोमांटिक या भक्तिपूर्ण प्रकृति का होता है। पूर्वी ठुमरी धीमी गति से गाई जाती है और पंजाबी ठुमरी थोड़ी तेज या धीमी गति से गाई जाती है। दोस्तों याद रखना भी आसान है, पंजाब के लोग काफ़ी मतलब ऊंचा बोलते हैं, वो लंबे चौड़े भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वो लंबे चौड़े होते हैं तो आवाज़ भी उनकी काफ़ी हाई होती होगी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ठुमरी एक बहुत ही फेमस नृत्य कला है, आप भी जानते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि पंजाब के लोग थोड़ा सा ऊंचा ठुमरी का नृत्य करते हैं, गाई जाती है वहाँ पर, और पूर्व भारत में थोड़ा सा स्लो में गाया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों 29वां जो क्वेश्चन है वो है हमारा नचिकेता के बारे में है। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख है। दोस्तों आप भी जानते होंगे। इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद, दूसरा है छांदोग्य उपनिषद, तीसरा है कंठोपनिषद और डी है केनोपनिषद। तो दोस्तों इसका आंसर सी है, कंठोपनिषद सही है। नचिकेता और यम के बीच संवाद का उल्लेख कंठोपनिषद में है और यह यजुर्वेद का हिस्सा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर मैंने क्या बोला, मैंने बोला सी, इसका आंसर कंठोपनिषद है।
ओहो, मैंने बोला इसका आंसर सी कठोपनिषद है। तीसरा क्वेश्चन है, मध्यकालीन साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करिए। और दोस्तों वीडियो पूरा का पूरा देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और थोड़ा ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा मिनट की वीडियोस है नहीं। और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप इसको 1.5 गुना पे भी देख सकते हैं, 1.5x पे देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यदि आपका और भी फास्ट आप सुन सकते हैं तो 2x पे भी देख सकते हैं, जिससे आपका टाइम और ज़्यादा बचे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 30 है, मध्यकालीन साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। इसमें साहित्य कृति और रचित के बारे में है। तो पहला है नूसिपिहर अमीर खुसरो, दूसरा है पदावत मलिक मोहम्मद जायसी, तीसरा है पाचानामा मीर जाफर जल्लती। उपरोक्त में से कितने युग में सही है दोस्तों? तो 30 का आंसर जो है वो है बी, केवल 2 ही सही है। और जो गलत है दोस्तों वो है तीसरा, पाचानामा जो है वो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। पाचानामा जो है वो इन्होंने नहीं लिखी है, मीर जाफर जल्लती ने नहीं लिखी है। तो मैंने बोला 30 का जो आंसर है वो होता है हमारा, ओहो, 30 का जो आंसर है वो होता है हमारा बी। तो दोस्तों नू सिपियर जो है अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। सिपियर लंबी कविता है जिसका अनुवाद 9 आसमान है। पाचानामा अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखा गया था। मुगल बादशाह शाहजहां के बारे में है। शासन काल ने साहित्य को संरक्षण दिया। इनके काल में इनायत खान ने शाहजहां नामा लिखा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इनके काल में इनायत खान ने शाहजहांनामा लिखा था। 31 का है क्वेश्चन 31। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मांगनियार नामक लोगों का एक समुदाय अपने लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन है उत्तर पूर्व भारत में मार्शल आर्ट, बी है उत्तर पश्चिम भारत में संगीत परंपरा, सी है दक्षिण भारत में शास्त्रीय गायन संगीत, और डी है पिएटा ड्योरा परंपरा। तो दोस्तों इसका आंसर बी सही है। उत्तर पश्चिम भारत में संगीत परंपरा है। मांगनियार नामक लोगों का एक समुदाय अपने लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर पश्चिम भारत में संगीत परंपरा है। बागनियार नामक लोगों का एक समुदाय उत्तर पश्चिम भारत में संगीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आगे बढ़ा जाए, काफ़ी टाइम हो गया है, थोड़ा सा इतने टाइम से मैं बोल रही हूँ ना तो थोड़ा सा वो अथी सा लग रहा है, बट कोई नहीं, मैं करवा दूँगी दोस्तों। माफ़ी चाहेंगे अगर दिक्कत हो रही है तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कर रहे, उन्हें कर्नाटक संगीत के संस्थापक समर्थकों में से एक माना जाता है। कर्नाटक संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह भी कहा जाता है। वह प्रसिद्ध माधव दार्शनिक संत श्री व्यास तीर्थ के शिष्य थे। उपरोक्त अनुच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों 32 का जो आंसर है वो है डी, पुरंदरदास के बारे में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 का क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह मानव प्रयासों के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत रत्न पुरस्कार प्रति वर्ष अधिकतम 5 प्राप्तकर्ताओं तक सीमित है। और तीसरा, इसे मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये गलत है, मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है। तो 33 का जो आंसर हमारा बनता है वो है हमारा आंसर ए, केवल एक ही स्टेटमेंट इनमें से सही है। और जो सही स्टेटमेंट है दोस्तों, जो सही स्टेटमेंट है वो है केवल एक ही सही है, बाकी दोनों के दोनों गलत हैं। उन्नीस में स्थापित भारत रत्न पुरस्कार जो है वो अत्यधिक प्रतिष्ठा और मान्यता रखता है। भारत रत्न मरणोपरांत प्रदान किया जा सकता है। और दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लाल बहादुर शास्त्री जो है उनको 1966 में मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वो पहले व्यक्ति थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में नस्तालिक था। तो नस्तालिक क्या था ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त एक फारसी लिपि, दूसरा है तानसेन द्वारा रचित एक राग, सी है मुगल शासकों द्वारा लगाया गया एक उपकर, या तीसरा है उलेमाओं के लिए आचार संहिता का एक नियम पुस्तिका। तो दोस्तों 34 का जो आंसर है वो है आंसर ए, मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त एक फारसी लिपि। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है, नस्तालिक एक फारसी अरबी लिपि है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित पर विचार करें। यह मणिपुर का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट नृत्य है। इसे तलवार और भाले की कला के नाम से जाना जाता है। इसे हॉर्न ललांग भी कहा जाता है। उपरोक्त अनुच्छेद में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख किया गया है? पहला ऑप्शन है रंगमा, दूसरा है थांगता, तीसरा है नुपापाला और चौथा है डी है चिराव। तो दोस्तों 35 का जो आंसर है वो है बी,
थांगता के बारे में बात की गई है। दोस्तों आप भी इसके बारे में जानते होंगे। थांगता जो है वो भाले से, तलवार भाले का एक नृत्य है, तो आप भी जानते होंगे इसके बारे में, कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा सा आइडिया होगा। तो इसका आंसर होता है बी। 36 का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संगीत की हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैलियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हिंदुस्तानी संगीत विदेशी संस्कृतियों से प्रभावित रहा है, जबकि कर्नाटक संगीत का प्रभाव अधिकतर स्वदेशी है। दूसरा ऑप्शन है, कर्नाटक संगीत हिंदुस्तानी संगीत की तुलना में सुधार और विविधता के लिए अधिक गुंजाइश देता है। तीसरा है, हिंदुस्तानी संगीत में गायन की एक एकल निर्धारित शैली है, जबकि कर्नाटक संगीत में कई उपशैलियां हैं जो अनेक घरानों के उद्भव करती है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर है दोस्तों वो है ए। केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, सब नहीं सही है, और जो स्टेटमेंट सही है वो है सिर्फ पहला। हिंदुस्तानी संगीत जो है विदेशी संस्कृतियों से प्रभावित रहा है, जबकि कर्नाटक संगीत का प्रभाव अधिकतर स्वदेशी ही है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी के दोनों गलत हैं। दोस्तों ऐसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि कर्नाटक संगीत, एक स्टेट का संगीत पूरे हिंदुस्तान की मतलब संगीत की विविधता के लिए अधिक गुंजाइश कैसे दे सकता है, तो आप ऐसे भी इसको गलत कर ही सकते थे। और हिंदुस्तानी संगीत में गायन की एक एकल निर्धारित शैली है, दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है। आप ही जानते हैं भारत में कितनी डाइवर्सिटी है, जबकि कर्नाटक संगीत में उपशैलियाँ हैं। दोस्तों ये ऐसे भी गलत ही था, आप अगर इसका ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते तो समझ जाते हो। और दोस्तों यूपीएससी में बस क्वेश्चंस को मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ही बात है, बहुत ज़्यादा ध्यान से मतलब देखने की ही चीज़ है, वरना पता चलता है कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है 37। भारतीय साहित्य तो 37 क्वेश्चन क्या है, भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंपू शैली शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। भारतीय साहित्य में यह एक विधा है। पहला जो इसका ऑप्शन है वो है जिसमें एक ही पाठ में दो या दो से अधिक भाषाओं का संयोजन शामिल है। दूसरा है जिसमें राजा और रईसों की आलोचना करने के लिए कविता का उपयोग शामिल है। तीसरा है जो समकालीन वास्तविकताओं के अनुसार पुराने नाटकों को फिर से लिखने का प्रयास करता है। तीसरा है जो साहित्य के काव्य और गद्य रूपों को सावधानीपूर्वक जोड़ता है। तो दोस्तों 37 का जो आंसर है वो है डी, जो साहित्य के काव्य और गद्य रूपों को सावधानी पूर्वक जोड़ता है। जो दोस्तों चंपू शैली है वो मतलब ऐसा ही है कि जो साहित्य के काव्य और गद्य रूपों को सावधानी पूर्वक जोड़ता है, तो वही होता है चंपू शैली, से ही कहते हैं। तो इसका आंसर डी है। और दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 38वां क्वेश्चन हमारा मणिपुर से है। मणिपुर नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, या आमतौर पर रासलीला, राधा कृष्ण प्रेम कहानी की थीम पर आधारित है। और तीसरा ऑप्शन है नागा बंधु मुद्रा मणिपुरी नृत्य शैली में एक महत्वपूर्ण मुद्रा है। दोस्तों 38वां का जो ऑप्शन सही है वो है बी, केवल 2 सही है। और दोस्तों आपको भी अंदाजा हो गया होगा कौन सा सही है। तो दोस्तों को पहला वाला है वही गलत है, बाकी दोनों सही है। पहला वाला ही गलत है। और पहला वाला क्यों गलत है दोस्तों, क्योंकि उसमें सिर्फ पुरुषों की बात कही गई है, जबकि नृत्य ज़्यादातर मतलब नृत्य ऐसा है कि पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर करते हैं। हाँ हो सकता है कोई कोई ऐसा नृत्य हो, कोई ऐसी शैली हो जो पुरुषों के लिए या स्त्रियों के लिए फेमस हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर नृत्य तो दोनों ही करते हैं। क्वेश्चन 39। और मणिपुर जो नृत्य है वो महिलाओं द्वारा ही अभी तक किया जाता रहा है, तो इस वजह से यही सही है, ये गलत है। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह कोकण और गोवा क्षेत्रों का एक पारंपरिक लोक रंगमंच है। विषय भगवान विष्णु के अवतारों पर आधारित है और उसमें 2 सत्र शामिल है, पूर्व रंग और उत्तर रंग। यह इसे संदर्भित करता है। तो इसका जो ऑप्शन है पहला है बरा कथा, दूसरा है थेयम, तीसरा है दशावतार और डी है यक्षगान। तो दोस्तों 39 का जो आंसर है वो होता है हमारा 39 का आंसर होता है सी, यानी कि दशावतार ही इसका सही आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सत्रिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस नृत्य शैली की शुरुआत असम के वैष्णव संत शंकरदेव ने की थी। यह नृत्य केवल पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है, जिन्हें भोकोट कहा जाता है। तीसरा, इसे संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक रूप में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों इसमें से कौन सा सही है, सही बताना है हमें। तो 40 का जो है सही वो बी सही है दोस्तों, यानी कि केवल 2 सही है। जो ऑप्शन है वो बी सही है, यानी कि केवल ऑप्शन 2 ही सही है, बाकी गलत है। यानी कि यह नृत्य केवल पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है, जिन्हें भोकोट कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है।
नहीं दोस्तों, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गया। 40 का जो है वो दो गलत है, पहला और दूसरा सही है। और जो भोकोट वाला है, यह नृत्य केवल पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है जिन्हें भोकोट कहा जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। सॉरी दोस्तों, कभी भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, मुझे लगा कि ये कैसे सही हो गया। तो दोस्तों ये गलत है, माफ़ी चाहेंगे, हो जाता है कभी कभी गड़बड़। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, यह नृत्य शैली की शुरुआत असम के वैष्णव संत शंकर देव ने की थी, यह सही है। और तीसरा है, इसे संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक रूप में वर्गीकृत किया गया है, दोस्तों ये भी सही है। दूसरा जो है वो है गलत है, पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है, ये गलत है। वर्ष 2000 में दोस्तों मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, वर्ष 2000 में सत्रिया को भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी, 2000 में दी गई थी दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य और नाट्य कला में त्रिभंगा नामक मुद्रा प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों की पसंदीदा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस मुद्रा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए जो है ऑप्शन, एक पैर मुड़ा हुआ और शरीर थोड़ा टेढ़ा लेकिन कमर और गर्दन पर विपरीत रूप से मुड़ा हुआ, दोस्तों ये काफ़ी स्पेशल टाइप का एक नृत्य है, नृत्य शैली है। बी है, चेहरे के भाव, हाथ के भाव, भाव और श्रृंगार को कुछ महाकाव्य या ऐतिहासिक पात्रों के प्रतीक के रूप में संयोजित किया जाता है। सी है, शरीर, चेहरे और हाथों की गतिविधियों का उपयोग स्वयं को व्यक्त करने या कहानी बताने के लिए किया जाता है। डी है, प्यार या कामुकता की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए थोड़ी सी मुस्कुराहट, थोड़ी घुमावदार कमर और कुछ हाथ के हाव भाव पर जोर दिया जाता है। तो दोस्तों 41 का जो आंसर सही है वो है आंसर ए, ऑप्शन ए, एक पैर मुड़ा हुआ और शरीर थोड़ा टेढ़ा लेकिन कमर और गर्दन पर विपरीत रूप से मुड़ा हुआ है। तो यही है त्रिभंगा नामक मुद्रा प्राचीन काल से, तो ऑप्शन ए ही सही है, बाकी सारा गलत है दोस्तों, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ दिमाग में बस जाए अटर पटर, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ए ही सही है, बाकी सारा गलत है। साहित्य ग्रंथ उदाना और विशुद्धिमग्गा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दोस्तों 42वां का जो ऑप्शन है पहला है थेरवाद, दूसरा महायान, तीसरा नवयान और चौथा है ब्रजयान। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ए, सिर्फ थेरवाद ही इसका आंसर है। उदाना और विशुद्धिमग्गा थेरवाद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोक संगीत के प्रकारों और उनमें जुड़ी अवस्थाओं के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला है बाउल, संबंध राज्य पश्चिम बंगाल, दूसरा है वनावन, संबंध राज्य है गुजरात, तीसरा है आल्हा, संबंध राज्य है हिमाचल प्रदेश, चौथा है ओवी, संबंध राज्य है झारखंड। उपरोक्त में से कितने युग में सही हैं? तो दोस्तों 43 का आंसर है ए, केवल एक ही युग में सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है दोस्तों? तो 43 का जो फर्स्ट वाला है वो सही है, यानी कि जो बाउल है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, बाकी के जो तीनों हैं वो तीनों ही के तीनों गलत हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है 44। बाउल संगीत का जो उपयोग होता है दोस्तों वो है रहस्यवाद का प्रचार करने के लिए किया गया है। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में लोकप्रिय न केवल संगीत है बल्कि एक बंगाली धार्मिक संप्रदाय भी है, भक्ति सूफी संतों से प्रभावित भी है बाउल संगीत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां। भारत के लोक रंगमंच यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका उपयोग वैष्णव संत श्री चैतन्य द्वारा भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए किया गया था। दूसरा, यह पश्चिमी भारत विशेषकर महाराष्ट्र में लोक रंगमंच का एक लोकप्रिय रूप है। तीसरा है, यात्रा में विवेक, अंतरात्मा और नियति भाग्य महत्वपूर्ण प्रदर्शक है। तो इसमें से कितने ऑप्शन सही हैं दोस्तों? इसका आंसर बी है, केवल 2 ही सही है। तो कौन कौन सा गलत है? तो दोस्तों पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा जो है वो गलत है। इसका उपयोग वैष्णव संत श्री चैतन्य द्वारा भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए किया गया था। किसका दोस्तों? तो लोक रंगमंच यात्रा का। हाँ, तो ये पहला वाला सही है। दूसरा जो है ये पश्चिम भारत विशेषकर महाराष्ट्र में लोक रंगमंच का एक लोकप्रिय रूप है, दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है बल्कि अगल बगल के कई क्षेत्रों का है, तो ये गलत होता है हमारा। यात्रा में विवेक, अंतरात्मा और नियति भाग्य महत्वपूर्ण प्रदर्शक है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45वां क्वेश्चन, भारत में कठपुतली थिएटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों इस पर पहले भी एक क्वेश्चन था, ये दूसरा है। पहला क्वेश्चन ये पहला ऑप्शन ये स्ट्रिंग कठपुतली का एक रूप है। दूसरा ऑप्शन है कठपुतली प्रदर्शन मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ होता है। तीसरा, यह राजस्थान में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ए।
क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है दोस्तों, कि इसमें से कौन सा गलत है वो पूछा गया है। तो गलत कौन कौन सा है, तो गलत सिर्फ दो गो है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ होता है, तो ये वाला गलत है। बाकी दोनों के दोनों सही है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था ना, राजस्थान वाला और स्ट्रिंग कठपुतली वाला, ये मैंने पहले भी बोला था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, प्राचीन भारत के वैज्ञानिक ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। पुस्तक और उसके पर महत्वपूर्ण विषय पर आधारित। तो 1 है माधव निधान। तो पहला है माधव निधान, जो है ओहो सॉरी दोस्तों, माधव निधान जो है हमारा राइनोप्लास्टी नाक की सर्जरी से संबंधित मतलब आधारित है, और बृहद संहिता खगोल से, और राजत रंगनी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग से। उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित है, तो 246 का जो आंसर है वो है बी, केवल 2 ही सही सुमेलित है। और कौन कौन से सही सुमेलित हैं, तो दोस्तों पहला वाला गलत है, नाक की सर्जरी जो है माधव निधान, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सुमेलित है। राजत रंगनी जो है आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, प्राकृतिक विज्ञान और राज्य शासन सिद्धांतों आदि पर विद्वानों को ज्ञान के लिए स्वतंत्र संस्कृत में पुस्तकें लिखी हैं, और चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, माधव निदान और पंच सिद्धांतिका आदि लिखा गया है। माधव निदान जो है वह आयुर्वेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, 7वीं 8वीं शताब्दी में लिखा गया था। राइनोप्लास्टी नाक की सर्जरी से संबंधित तो है, पुस्तक महर्षि सुश्रुत ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सुश्रुत संहिता में लिखा था। और जो दोस्तों ये कल्हन की राजत रांगनी है, ये तो काफ़ी फेमस है, आप जानते होंगे। कल्हन की राजत रांगनी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के कुछ उदाहरणों का विवरण तो देती है, ये सही है। 12वीं शताब्दी का एक पाठ हमें सबसे सुविचारित सिंचाई नेटवर्क के बारे में बताता है। ये विभिन्न नहरों, सिंचाई चैनलों, तटबंधों, जल सेतुओं, गोलाकार बांधों, बैराजों, कुओं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जल चक्रों के माध्यम से कार्य करते थे। तो उसके बारे में इसमें कुछ ना कहीं थोड़ी सी जानकारी है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन हमारा सही होता है। राजत रंगनी में हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के बारे में है दोस्तों, ये काफ़ी कम लोगों को पता होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 भारतीय संगीत में अमीर खुसरो के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ध्रुपद रूप की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है उन्हें संगीत वाद्य यंत्र सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है उन्हें गजल नामक काव्य विधा का संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ए, केवल एक ही सही है दोस्तों, आप भी समझ गए होंगे कि इसमें से केवल दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वही सही है। उन्हें संगीत वाद्य यंत्र सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। और गजल दोस्तों इसका तो इतिहास काफ़ी पुराना है, आप भी जानते हैं, तो अमीर खुसरो की नहीं है, वो काफ़ी पुराना है। और ध्रुपद वाला है वो भी काफ़ी ओल्ड है, तो मतलब वो हो ही नहीं सकता, तो इस वजह से इसका आंसर सिर्फ ए है। 48 क्वेश्चन नंबर 48 संस्कृत नाटक के संदर्भ में नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों में से क्या समानता है। दिए गए सभी, पहला ऑप्शन है दिए गए सभी नाटक गुप्त काल में कालिदास द्वारा लिखे गए थे। दिए गए सभी नाटक पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए थे। सी है दिए गए सभी नाटक भक्ति संत कबीर द्वारा जाति व्यवस्था के खिलाफ विचारों को फैलाने और धर्मों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए लिखे गए थे। डी है दिए गए सभी नाटक विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय द्वारा लिखे गए थे। दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन सही है 48 का वो है सिर्फ और सिर्फ बी। दोस्तों आपको पुष्यभूति के बारे में तो नहीं पता, या जो हमारा नागानंद है उसके बारे में नहीं पता, रत्नावली के बारे में नहीं पता, लेकिन दोस्तों प्रियदर्शिका जो है ये काफ़ी फेमस है कि ये हर्षवर्धन ने लिखा है, सभी जानते होंगे, ये काफ़ी फेमस है। और प्रियदर्शिका में जो हर्षवर्धन का नाम है ना वो काफ़ी अलग मिला है, मतलब जो उनका रियल नाम है, और ये समझने में काफ़ी इतिहासकारों को समय भी लग गया था, लेकिन बाद में इतिहासकारों को मालूम हुआ, शायद ये बात साफ हो गई कि हर्षवर्धन ने अपने को ही ये नाम मतलब दिया है। तो ये आप जानते होंगे, तो इस तरह से आप समझ ही सकते थे कि इसका क्या आंसर सही होना चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुष्यभूति जो सम्राट है दोस्तों हर्षवर्धन, जिन्होंने 606 से लेकर 647 ई तक उत्तरी भारत पर शासन किया, ने इन तीनों ही नाटक को खुद से ही लिखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, तो ये है पहला ऑप्शन है सेंट फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संप्रदाय के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। और दूसरा है सेंट फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई और वहाँ एक चर्च उन्हें समर्पित है। तीसरा है सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व हर साल गोवा में मनाया जाता है।
तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, केवल और 1 3 सही है। 1 और 3 ही सही है, 1 3 सही है, बाकी दूसरा जो है वो गलत है। सेंट फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु वो गोवा में हुई थी और वहाँ एक चर्च उन्हें समर्पित है, ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी दोनों सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यजुर्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वाजसेनीय और तैत्तिरीय यजुर्वेद की संहिताएं हैं, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। यजुर्वेद में अनेक योगों का वर्णन दिया गया, ये बिल्कुल सही है, यजुर्वेद पूरा योगों पे ही लिखा हुआ है। और तीसरा है नाट्य शास्त्र में अभिनय हाव भाव यजुर्वेद से लिया गया है, दोस्तों ये भी सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या होता है, तो 50 का आंसर जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर बनता है वो है आंसर सी, तीनों के तीनों ही सही हैं। दोस्तों आप समझ जाइएगा सी सही है। ओहो, क्या गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। तो इसका आंसर सी है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है बनाने में वीडियो, और इस पर अगर कोई वीडियो लाइक ना करे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है दोस्तों। और आप ही देख ही रहे हैं क्या डिमोटिवेशन हो चुका है। जो मैं पहले दिन में 3 वीडियो डालती थी, अब मैं सप्ताह में भी 3 वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी ये ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपको किसी विशेष सब्जेक्ट पर ही मतलब आप चाहते हैं कि मैं उसी पर टेस्ट सीरीज बनाऊँ, टेस्ट सीरीज वीडियोस बनाऊँ, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पूरी मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। काफ़ी थक भी गई हूँ मैं।